नमस्कार दोस्तों, मैं विमल पटेल स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट भी स्टडी में। दोस्तों, हमारी इंडियन ज्योग्राफी की चौथी क्लास है। अगर आप लोगों ने हमारी पहले की क्लास ना देखी हो तो कृपया उन्हें जरूर देखें। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बात की थी भारत के भौतिक स्वरूप के बारे में, जिसमें हमने भारत के भौतिक स्वरूप में हिमालय पर्वत के बारे में विस्तार से चर्चा की थी। दोस्तों, आइए कुछ और जानकारी लेते हैं। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने जाना था कि भारत के उत्तर से पूर्व दिशा में हिमालय पर्वत श्रृंखला फैली हुई है। दोस्तों, आइए कुछ और जानकारी लेते हैं। दोस्तों, पिछले वीडियो हमने देखा था ये काराकोरम श्रेणी है और ये लद्दाख श्रेणी है और ये जास्कर श्रेणी है, जो कि इनका क्रम एग्जाम में पूछा जाता है। काराकोरम, उसके बाद में लद्दाख, उसके बाद में जास्कर। दोस्तों, काराकोरम को एशिया की रीढ़ कहा जाता है। यह तीनों श्रेणियां ट्रांस हिमालय का भाग है और ट्रांस हिमालय को तिब्बत हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, ये महान हिमालय है, जो कि हिमालय की सबसे विशाल एवं सबसे ऊंची श्रृंखला है। और दोस्तों, महान हिमालय के बाद ये मध्य हिमालय है। दोस्तों, ये मध्य हिमालय है, जो कि हिमालय की सबसे कटी छठी श्रृंखला है। और ये शिवालिक हिमालय है, जो कि सबसे बाहरी हिमालय के नाम से भी इसे जाना जाता है। दोस्तों, विश्व की सबसे ऊंची चोटियां हैं जो कि महान हिमालय में पाई जाती हैं, जैसे कि कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, नामचा बरुआ इत्यादि इसी की अंतर्गत आने वाली श्रेणियां हैं। और अगर हम बात करें मध्य हिमालय की या हिमाचल हिमालय की, तो इसके अंतर्गत नांगा टिब्बा, धौलाधर, पीर पंजाल एवं महाभारत इत्यादि श्रेणियां आती हैं। और इसके अंतर्गत कई प्रकार की घाटियां भी आती हैं, जैसे कश्मीर की घाटियां, कुल्लू घाटी, कांगड़ा घाटी इसी मध्य हिमालय के अंतर्गत आती हैं। दोस्तों, ये पीर पंजाल श्रेणी है और पीर पंजाल श्रेणी में बर्निहाल और बुर्जेल दो प्रकार के दर्रे पाए जाते हैं। दोस्तों, एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि करेवा क्या है। तो दोस्तों, आइए हम जानते हैं कि करेवा क्या है। दोस्तों, पीर पंजाल श्रेणी के पार्श्वों में 1500 से 1850 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाने वाले झील निक्षेप को करेवा के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, ये अरावली पर्वत श्रृंखला है, जो कि दिल्ली से गुजरात तक फैली हुई। इसकी लंबाई है 800 किलोमीटर। दिल्ली के निकट इसे दिल्ली की पहाड़ियां भी कहा जाता है। यह विश्व की प्राचीनतम पर्वतमाला में से एक है। इसकी औसत ऊंचाई 300 से 920 मीटर है। और दोस्तों, ये विंध्याचल पर्वत है माला है, जो कि उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है। यह विश्व की प्राचीनतम एवं घर्षित पर्वतमाला में से एक है। इसकी लंबाई लगभग 1200 किलोमीटर है। और इसकी अगर हम चौड़ाई की बात करें तो विंध्याचल पर्वतमाला की चौड़ाई दोस्तों, इसकी अगर हम ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई 550 से 600 मीटर के लगभग है। ये सतपुड़ा पर्वतमाला है, जो कि इसको 3 भागों में विभाजित किया गया है। पूर्व में राजपीपला, मध्य में महादेव पर्वत और पूर्व में मैकाल पर्वत श्रृंखला, जो कि इसी के अंतर्गत आती हैं। ये कैमूर पहाड़ियाँ हैं। दोस्तों, अजंता की पहाड़ियाँ हैं, जो कि कई बार एग्जाम में पूछी गई हैं। दोस्तों, यहाँ पर एक गिर पर्वत स्थित है। दोस्तों, पिछली वीडियो हमने यहाँ पर पूर्वांचल की पहाड़ियाँ देखी थी, जिसमें गारो, खासी, जयंतिया, पटकाईबम, नागा, मिजो पहाड़ियाँ इत्यादि पूर्वांचल की पहाड़ियों के अंतर्गत आती हैं। दोस्तों, ये पश्चिमी घाट है और ये पूर्वी घाट है। और पश्चिमी घाट पूर्वी घाट पर जिस स्थान पर मिलते हैं उसे नीलगिरी के नाम से जाना जाता है। अन्नाईमुड़ी, जो कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, इसकी ऊंचाई है 2695 मीटर। और ये महेंद्रगिरी, जो कि भारत की सबसे दक्षिणतम चोटी है। दोस्तों, ये जवादी पहाड़ी है और नल्ला की पहाड़ियाँ हैं। यहाँ पर ये महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ हैं, जिसकी ऊंचाई है 1501 मीटर। और यहाँ पर ये मल्लागिरी की पहाड़ियाँ हैं, जिसकी ऊंचाई है 1187 मीटर। दोस्तों, अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, जो कि माउंट आबू के पास है। इसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। और अगर हम बात करें सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी की, जो कि धूपगढ़ है, इसकी ऊंचाई है 1350 मीटर। और यह एक ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं उत्तर के विशाल मैदान की।
दोस्तों हिमालय के दक्षिण में यहाँ पर उत्तर के विशाल मैदान का विस्तार है, जो कि इसका विस्तार असम तक जाता है। उत्तरी मैदान 3 प्रमुख नदी प्रणालियों सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों से बना है। यह मैदान जलोढ़ मृदा से बना है, अर्थात जो कि यह उत्तर का विशाल मैदान है, यह जलोढ़ मृदा से बना है, जो कि गंगा, सिंधु एवं ब्रह्मपुत्र द्वारा जो मिट्टी बहा कर लाई गई है, इसी से इसका निर्माण हुआ है। लाखों वर्षों में हिमालय के गिरिपाद में स्थित बहुत बड़ी बेसन में जलोढ़ों का निक्षेप हुआ, जिससे इस उपजाऊ मैदान का निर्माण हुआ। इसका विस्तार लगभग 7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर है, अर्थात 7 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल पर यह फैला हुआ है। यह मैदान लगभग 2400 किलोमीटर लंबा एवं 240 किलोमीटर से 320 किलोमीटर तक चौड़ा है। यह सघन जनसंख्या वाला भौगोलिक क्षेत्र है, अर्थात यहाँ पर जनसंख्या घनी आबादी में पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पर लोगों को बहुत ही आसानी से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है। उत्तरी पर्वतों से आने वाली नदियाँ निक्षेपण के कार्य में लगी हैं। नदी के निचले भागों में ढाल कम होने के कारण नदी की गति कम हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप नदी द्वीपों का निर्माण होता है, अर्थात जहाँ पर नदियों का ढाल कम हो जाता है वहाँ पर नदी द्वीपों का निर्माण होता है। नदियाँ अपने निचले भाग में गाद एकत्र कर बहुत सी धारा में बढ़ जाती है, जिन्हें बदरिकाएँ कहा जाता है, अर्थात नदियाँ अपने भाग में कुछ अर्थात दक्षिण भाग में या निचले भाग में कहें तो बहुत सी गाद एकत्रित करती हैं, बहुत सी मिट्टी एकत्रित करती हैं और बहुत सी धाराओं में बढ़ जाती है। इन्हीं को हम बतरिकाएँ कहते हैं। उत्तरी मैदान को मोटे तौर पर 3 उपवर्गों में विभाजित किया गया है। उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग को पंजाब के मैदान के नाम से जाना जाता है। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों के द्वारा बनाए गए इस मैदान का बहुत बड़ा भाग पाकिस्तान में है, अर्थात इस मैदान का बहुत बड़ा भाग पाकिस्तान में भी स्थित है। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियां झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास तथा सतलज हिमालय से निकलती हैं। मैदान के इस भाग में दोआबों की संख्या बहुत अधिक है। दोस्तों, 2 नदियों के बीच के भूभाग को दोआब के नाम से जाना जाता है। गंगा के मैदान का विस्तार घग्गर तथा तीस्ता नदियों के बीच है, क्योंकि गंगा का मैदान है वह घग्गर और तीस्ता नदियों के बीच है। यह उत्तरी भारत के राज्यों जैसे हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के कुछ भाग तथा पश्चिम बंगाल में फैला है। ब्रह्मपुत्र का मैदान इसके पश्चिम में है, विशेषकर असम में। दोस्तों, जो ब्रह्मपुत्र का मैदान है वह गंगा के मैदान के पश्चिम में स्थित है। उत्तरी मैदान की व्याख्या सामान्यतः इसके उच्चावचों में बिना किसी विविधता वाले समतल स्थल के रूप में की जाती है, क्योंकि यह सही नहीं है। इन मैदानों की भौगोलिक आकृति में विविधता देखने को मिलती है। दोस्तों, जो उत्तर के विशाल मैदान है इनकी जो सामान्य तुलना की जाती थी वह समतल मैदान के रूप में की जाती थी, जो कि यह सही नहीं, क्योंकि इसकी जो भौगोलिक आकृतियां हैं उनमें भी विविधता देखने को मिलती है। आकृतिक विभिन्नता के आधार पर उत्तरी मैदान को 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है। नदियां पर्वतों से नीचे उतरते समय शिवालिक की ढाल पर 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में गुटिका का निक्षेपण करती हैं। इसे ही भावर के नाम से जाना जाता है। सभी सरिताएं इस भावर पट्टी में विलुप्त हो जाती हैं। दोस्तों, भावर एक प्रदेश है जो कि शिवालिक के दक्षिण में पड़ता है। यहाँ पर बहुत से कंकड़ पत्थर और बड़े बड़े पत्थर पाए जाते हैं और यहाँ पर एक विशेष प्रकार की घास पाई जाती है, इसी के कारण इसका नाम भावर पड़ा है। सभी सरिताएं भावर पट्टी में विलुप्त हो जाती हैं। इस पट्टी के दक्षिण में सरिताएं तथा नदियां पुनः निकल आती हैं एवं नम तथा दलदली क्षेत्र का निर्माण करते हैं, जिसे तराई कहा जाता है। अर्थात दोस्तों, भावर प्रदेश में सभी नदियां विलुप्त हो जाती हैं, अर्थात दिखाई नहीं देती, और इसके दक्षिण भाग में कुछ दलदली क्षेत्र का निर्माण करती हैं, जिन्हें तराई कहा जाता है। दोआब का अर्थ है 2 नदियों के बीच का भाग। दोआब 2 शब्दों से मिलकर बना है, 2 तथा आब का अर्थ है पानी। इसी प्रकार पंजाब भी 2 शब्दों से मिलकर बना है, पंच तथा आब। पंच का अर्थ है 5 और आब का अर्थ है पानी। दोस्तों, हम उत्तर के विशाल मैदान का वर्गीकरण देखते हैं, जो कि उत्तर से दक्षिण की ओर इसका वर्गीकरण देखते हैं हम। सबसे ऊपर भावर
उसके बाद में तराई, उसके बाद में जलोढ़। भावर में नदियाँ लुप्त हो जाती हैं और तराई में पुनः प्रकट हो जाती हैं, क्योंकि जलोढ़ को दो भागों में विभाजित किया गया है, खादर और बागर। नई जलोढ़ मिट्टी को खादर के नाम से जाना जाता है और पुरानी जलोढ़ को बागर के नाम से जाना जाता है। उत्तरी मैदान का सबसे विशालतम भाग पुरानी जलोढ़ों का बना है। वे नदियों के बाढ़ वाले मैदान के ऊपर स्थित हैं तथा वेदिका जैसी आकृति प्रदर्शित करते हैं। इस भाग को भागर के नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र की मिट्टी में चूनेदार निक्षेप पाए जाते हैं, जिसे स्थानीय भाषा में कंकड़ कहा जाता है। बाढ़ वाले मैदानों के नए तथा युवा निक्षेपों को खादर कहा जाता है। इनका प्रत्येक वर्ष पुनर्निर्माण होता है, इसलिए ये उपजाऊ तथा गहन खेती के लिए आदर्श होते हैं। अर्थात जो खादर मिट्टी होती है उसका निर्माण हर साल होता है, क्योंकि हर साल बाढ़ के समय नदियां जो मिट्टी बहा कर लाती हैं उनको एक समतल मैदान में जमा कर देती हैं, जिससे खादर का निर्माण प्रत्येक वर्ष होता है और ये उपजाऊ भी होती हैं तथा गहन खेती के लिए आदर्श होती हैं। दोस्तों, इसी के साथ हम आज की क्लास समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।